चलिए, तो आप लोगों के पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पहला टॉपिक है प्लेटो का काव्य चिंतन। ठीक है। और प्लेटो जो है वो आपके ऑलराउंडर व्यक्ति है ना, हरफन मौला है। मतलब आपको प्लेटो के बारे में राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे, चिकित्सा शास्त्र में पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे। मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे विषय का क्या रखते थे, ज्ञान रखते थे। दर्शन में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इनसे बड़ा कोई दार्शनिक नहीं हुआ। पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत ही प्लेटो से होती है। साहित्य में जो पाश्चात्य में काव्य चिंतन है, काव्य के बारे में जो विस्तृत विवेचना है या काव्य शास्त्र का जो चिंतन है वो प्लेटो से शुरू होता है। ऐसे ही राजनीति में प्लेटो के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो कौन है इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वो असल में किस विषय के हैं। हर विषय को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि प्लेटो हमारे विषय के हैं, हमारे अपने हैं। और ये प्लेटो जिनके शिष्य थे वो भी बहुत महान विचारक थे, विद्वान व्यक्ति थे। तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, है ना। सुकरात स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। हम लोग को प्लेटो के राजनीतिक विचार से मतलब नहीं है, प्लेटो के दूसरे विषय के विचार से मतलब नहीं, लेकिन दर्शन से थोड़ा सा मतलब है। क्योंकि प्लेटो के जो काव्य संबंधी विचार है ना। आपका जो टॉपिक है प्लेटो का काव्य चिंतन, पूरा लिख देते हैं। ये टॉपिक है। तो प्लेटो का जो काव्य संबंधी विचार है वो कहीं ना कहीं उनके दार्शनिक विचारों से प्रभावित है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दर्शन को भी समझेंगे। तो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो के जीवन में कुछ घटनाओं ने बहुत प्रभाव डाला था, गहरा प्रभाव डाला था। सबसे पहले तो उन्होंने देखा था कि उनके जो गुरु थे सुकरात, वो सत्य कहने पर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो उस घटना ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला। उनको लगा कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक व्यक्ति को सत्य बोलने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता है। क्योंकि उस समय चर्च का बोलबाला था, है ना। और चर्च जो कहे उसी को क्या माना जाता था, अंतिम सत्य माना जाता था। ईश्वर का वचन, प्रभु का वचन माना जाता था। पादरियों द्वारा जो कहा जाता था उसका बहुत पादरी क्या करते थे, गलत उपयोग करते थे, दुरुपयोग करते थे। तो सुकरात ने ऐसे सत्य को कहा जो चर्च की बात से मेल नहीं खाता था। तो सुकरात को कहा या तो आप अपने गलती को स्वीकार कर लीजिए कि आपने गलत कह दिया है, या तो आपको जहर खाना पड़ेगा। तो सुकरात ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य के लिए जहर खाना स्वीकार कर लिया। तो प्लेटो को लगा हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ सत्य की क्या है, कोई महत्व नहीं है, धर्म और सत्य का क्या है, विरोध है। इसके अलावा प्लेटो जो नागरिक थे वो एथेंस के थे। और उस समय दो राज्य थे जो महत्वपूर्ण थे, एक था स्पार्टा और दूसरा था एथेंस। स्पार्टा और एथेंस में लंबे समय तक युद्ध होता रहा, 27 वर्ष तक लगभग लगातार युद्ध होता रहा। 1 साल 2 साल नहीं, लगभग 27 साल तक दोनों जो राज्य आपस में लड़ते रहे। और दोनों अलग अलग विचारधारा वाले थे। स्पार्टा जो था वो सैन्य शक्ति प्रधान राज्य था, और एथेंस जो था वो कला प्रधान था, बौद्धिक प्रधान था, विचारक थे, यहाँ दार्शनिक थे, है ना। एक ऐसा राष्ट्र जो युद्ध को महत्व देता था वह कौन था, स्पार्टा। एक ऐसा राज्य जो कला, संस्कृति, साहित्य को महत्व देता था वह कौन था, एथेंस था। और उस युद्ध में अब आप लोग बताइए, दोनों के बीच युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, स्पार्टा और एथेंस में स्पार्टा जीतेगा। क्योंकि आप कविताओं से युद्ध के मैदान में नहीं लड़ सकते हैं ना। लड़ने के लिए तो आपको शारीरिक श्रम चाहिए, आपको कौशल चाहिए, युद्ध कौशल चाहिए। और स्पार्टा का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए, जंग में मरने के लिए पैदा होता था। कुछ अच्छी मूवीज बनी है, अगर अगर आप लोग स्पार्टा मतलब देखना चाहेंगे तो। भूरीमती तो हॉलीवुड देखती भी है शायद, है ना, इसलिए तुरंत नोट करने लग रही है ना। तो एक मूवी बनी है, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पार्टा, स्पार्टन्स कौन थे। 300 करके, हालांकि इसका सिक्वल भी है पर उसको मत देखना, वो बकवास है। जब आप 300 मूवीज देखेंगे तो आपको लगेगा 300 लोगों ने कैसे हजारों हजारों की सेना का सामना किया था। स्पार्टन्स जैसे बोलते थे, स्पार्टन सब हु हा, क्या जोश था उनमें, क्या जुनून था, लड़ने का उन्माद था। एक बहुत अच्छी मूवी और बनी है इसी युद्ध पे, वो लव स्टोरी है। और ब्रैड पिट जो बहुत बड़े हीरो हुए हैं उन उनका इसमें चित्रण है, ट्रॉय करके। तो स्पार्टन्स के ऊपर दो मूवी, एक 300 और दूसरा ट्रॉय है। 300 तो पूरी तरह युद्ध आधारित है, ट्रॉय है और लव स्टोरी है। उसमें अखिलेश नामक एक जो रहता है
सैनिक या सेनापति उसके ऊपर है। तो ये दोनों मूवी को देखेंगे तो आप उनका कल्चर समझ जाएंगे। और इनके ठीक विपरीत कौन था? एथेंस था। कला प्रधान राज्य, शांति प्रधान राज्य, है ना, संगीत प्रेमी राज्य, जहाँ कविताएं लिखी जाती थी। तो जब देखा कि यार इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए और स्पार्टन्स खूंखार थे, उन्होंने नरसंहार किया, जीतने का लूटा खसोटा, तो प्लेटो के मन पे गहरा आघात पड़ा कि क्या मतलब है इन कविताओं का, इन कलाकृतियों का। तो ये जो कविता है, कलाकृति, ये हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा समाज जहां युद्ध हो रहा है लगातार, उस समाज में कैसे लोगों की आवश्यकता होगी? युवाओं की, लड़ने वालों की, कि कविता करने वालों की? कविता, साहित्य, संगीत किस समय के हैं? शांति काल के हैं। युद्ध काल में ये शोभा देंगे क्या? नहीं। तो इसी कारण से जो प्लेटो का पूरा विचार है प्रभावित होता है उपयोगितावाद से, कि हमको कवि की आवश्यकता नहीं है, समाज में कलाकार की आवश्यकता नहीं है। प्लेटो जब कहते हैं कि कवि को देश के बाहर निकाल देना चाहिए, ये प्लेटो के काव्य संबंधी चिंतन है ना, काव्य संबंधी विचार है। तो प्लेटो का काव्य विचार जो है वो साहित्य से प्रभावित नहीं है। प्लेटो का जो काव्य संबंधी विचार है तत्कालीन परिस्थितियों से, बाह्य मानदंड से प्रभावित है, ना कि साहित्य के मानदंड से। इसलिए कवि की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कवि झूठ बोलता है, कवि समाज को पथभ्रष्ट करता है, कवि समाज को उन्मादी बनाता है, कवि समाज को क्या करता है, भावनाओं में, काम वासनाओं में लिप्त करता है। क्योंकि कवि प्रेम के गीत लिख रहा है जिसको पढ़कर लोग क्या है, प्रेम की अनुभूति करने लगते हैं, है ना। मतलब हम जब प्रेम को नहीं समझते लेकिन लगातार प्रेम की कविताएं पढ़ रहे, प्रेम का साहित्य पढ़ रहे, तो हमारे मन में वो मधुर भावनाएं क्या होने लगती है, जागृत होने लगती है। तो यही कहते हैं कि कवि समाज में कोई भी वो काम का व्यक्ति नहीं है, और चूंकि काम का नहीं है इसलिए उसको क्या करना चाहिए, समाज से, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और मजे की बात यह है कि प्लेटो स्वयं कवि थे शुरुआत में। प्लेटो का जो बाल्य अवस्था है वो शुरू में कविता ही लिखते थे, पर जब सुकरात के प्रभाव में आए, जब उन्होंने देखा युद्ध में एथेंस की पराजय, तो उनको लगा ये कविता किसी काम की नहीं आने वाली। उन्होंने अपनी सारी कविताओं को विसर्जित कर दिया, वो कविता लिखना छोड़ दिया, और कवि जो स्वयं कविताएं लिखते थे वो कविता के क्या हो गए, विरोधी हो गए। तो ये उनकी विचारधारा का क्या है, मूल आधार है। बाकी प्लेटो ने है दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। प्लेटो के बारे में एक वाक्य आता है, तो कि प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। अब इसी को समझना है आपको कि प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है। प्लेटो कैसे दार्शनिक थे? प्रत्ययवादी, ठीक है। और हम लोग का जो पहला टॉपिक है काव्य चिंतन में, आप लोगों ने मोटा मोटा तो समझ लिया कि प्लेटो कवि का विरोध क्यों करते थे, लेकिन अब हमको समझना है कि ये प्रत्ययवाद क्या है। और ये वास्तव में प्रत्ययवाद दर्शन का एक सिद्धांत है, दर्शन विषय का एक सिद्धांत है। तो प्लेटो मानते हैं, है ना, विनीता रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। तो प्लेटो क्या मानते हैं, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, आप, मैं, हम सब, ये क्लासरूम, पंखा, टेबल, कुर्सी, जो कुछ भी है, वो सब क्या है, नकल है। किसका नकल है? प्रत्यय जगत का। और प्रत्यय जगत का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने। तो तीन जगत है प्लेटो के अनुसार। एक जगत है प्रत्यय जगत, जिसका निर्माण किसने किया है? ब्रह्मा ने, ईश्वर ने। मतलब आप, हम सब क्या है, मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का नकल है हम। वास्तव में मनुष्य कौन है? ईश्वर ने जो सोचा है। समझ में आ रहा है? तो प्लेटो के अनुसार प्रत्यय जगत ही वास्तविक जगत है। प्रत्यय जगत मतलब ईश्वर द्वारा रचा गया जगत। जैसे ये चौक कब बना? जब किसी के मन में क्या आया होगा? चौक का विचार आया होगा। मनुष्य कब बने? जब ईश्वर के मन में मनुष्य का क्या आया? विचार आया। तो सबसे पहले क्या आता है? विचार आता है, या फिर उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आइडिया, है ना। मोबाइल जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड जिसमें हम पढ़ रहे हैं, पंखा जिसके नीचे आप बैठे, वो सब सबसे पहले कहाँ आया होगा? मस्तिष्क में आया, है ना। एक विचार है कि मनुष्य जो सोच सकता है वह कर सकता है। मनुष्य ने उड़ने का सोचा, उसने देर सबेर क्या बना लिया? वायुयान बना लिया। मनुष्य ने तैरने का सोचा, उसने पनडुब्बी बना ली, पानी जहाज बना ली। यदि मनुष्य मानता कि हम नहीं उड़ सकते तो क्या कभी वो ट्राई करता, कोशिश करता? मनुष्य ने सोचा मैं यहाँ बैठा रहूं, दूर के व्यक्ति से बात हो जाए, टेलीफोन का आविष्कार हो गया। मनुष्य को लगा मुझे जोड़ना घटाना ना पड़े, कैलकुलेटर का आविष्कार हो गया। मनुष्य को लगा कि यार कितना पैदल चलूंगा, काश कोई ऐसा ये हो कि मैं यहाँ
बैठा रहूं और चल पहुंच जाऊं। पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ी का आविष्कार हुआ, साइकिल में पैडल मारना मनुष्य को मुश्किल लगा, इसमें तो बहुत श्रम लगता है। फिर सोचा काश कुछ ऐसा ऐसा हो कि पहिए अपने आप चले, मोटरसाइकिल बन गए। किक मारना भी मनुष्य को आलस लगा, सेल्फ स्टार्ट बन गया। मतलब कितना, देखिए एक विचार मैंने पढ़ा था कि संसार के जितने आविष्कार है वो आलसी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं। जिसको चलने में मुश्किल हो रही है वही तो सोचेगा ना पहिए के बारे में कि कुछ ऐसा किया जाए कि चलना ना पड़े, पहिया बन गया। पैडल मारने में भी जिसको आलस आ रहा है वो सोच कुछ ऐसा करो कि गाड़ी अपने आप चलने लगे, है ना। तो फिर इंजन का आविष्कार हुआ, फिर सोचा कि किक भी ना मारना पड़े तो सेल्फ का आविष्कार हो गया। तो ऐसे आलसी व्यक्ति जिसको सीढ़ी चढ़ने में आविष्कार होता है वही तो लिफ्ट के बारे में सोचेगा ना कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और वहां पहुंच जाऊं। तो कैसे पहुंचूंगा, दिमाग लगाएगा, कोशिश करेगा। तो फिर लिफ्ट का आविष्कार हो गया। तो एक कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। लेकिन वो सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं वो सब का विचार पहले से कहाँ है, प्रत्यय जगत में है। ईश्वर से परे कुछ है क्या, हम ईश्वर से ज्यादा सर्वशक्तिमान या विवेकशील है क्या। मतलब हमारी बुद्धि में जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सब प्रत्यय जगत में ईश्वर द्वारा बनाए गए जगत में पहले से है। समझ में आया। तो पहला जगत विचार का या पहला जगत क्या है, प्रत्यय का जगत है। सबसे ऊंचे स्तर पे क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यय जगत का निर्माण किसने किया है, ईश्वर ने किया है। ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यय, इसको आप कह सकते हैं विचार या फिर ईश्वर द्वारा निर्मित जगत। अब प्रत्यय जगत का नकल करके हम क्या करते हैं, इस संसार का निर्माण करते हैं। संसार में किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं कि मुझे टेबल बनाना है, मुझे कुर्सी बनाना है, तो यह क्या हो गया, संसार हो गया। ठीक है। तो संसार किसका अनुकरण है, प्रत्यय का। ध्यान से समझिएगा, है ना। इस बात को कई बार पूछते हैं लोग, समझा नहीं पाते हैं। और इसी से एक प्रश्न निकलेगा, उसी प्रश्न का उत्तर इसी जो आपका फ्लो चार्ट है उससे बनेगा। सबसे पहले क्या है, प्रत्यय जगत। इसका निर्माण किसने किया, ईश्वर ने किया। मतलब संसार में जो कुछ भी है वो सब किसका अनुकरण है, प्रत्यय जगत का। ठीक है। तो इस संसार या संसार की वस्तुएं, मनुष्य, जीव जंतु, सबके विचार किसके मस्तिष्क में है, ईश्वर के मस्तिष्क में है, या फिर कह सकते हैं प्रत्यय जगत में है। अब इसका अनुकरण क्या है, संसार या फिर सांसारिक वस्तुएं, जीव जगत, पेड़ पौधे, नदी, झरने, कुछ भी आप उठा लो वो सब किसका नकल है, प्रत्यय जगत का। और नकल के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है अनुकरण, है ना। इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द है, लैटिन में माइमेसिस है ना। तो उसको हम लोग लैटिन से अनुवाद किए अनुकरण, इमिटेशन। ठीक है। अनुकरण मतलब उसका पालन करना, उसको देख कर बनाना। अब संसार में जो वस्तुएं हैं उसकी नकल कौन करता है, कलाकार। जैसे कि एक पेंटर है ना। एक पेंटर क्या करेगा, ये बॉटल है सपोज कीजिए, है ना। अब ये बॉटल किसका नकल है, प्रत्यय जगत का, है ना। ये बॉटल प्रत्यय जगत का नकल है, मतलब ये खुद क्या है, एक नकल है विचार का। अब पेंटर क्या करेगा, पेंटिंग जब बनाएगा तो इसकी नकल करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो कवि कलाकार है या कला जगत है, तीसरे पायदान पर है। समझ में आ रहा है। प्रत्यय जगत वास्तविक जगत है, सत्य है। ये जो संसार है, जब शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहीं ना कहीं शंकर और अरस्तु आमने सामने खड़े हो जाते हैं बराबरी पे। शंकराचार्य हजारों वर्ष पहले क्या कहे गए, ब्रह्म सत्यम, कि ब्रह्म क्या है, सत्य, और जगत क्या है, मिथ्या है। क्योंकि जो ब्रह्म है उसने प्रत्यय जगत को बनाया, तो प्रत्यय जगत क्या है, सत्य है। यही अरस्तु कह रहे हैं अपने तरीके से, है ना। और जगत संसार क्या है, मिथ्या है, क्योंकि वो किसकी नकल है, प्रत्यय जगत की। इसलिए ईश्वर रहता है, विचार रहते हैं, लेकिन संसार क्या है, नश्वर है। हम और आप हमेशा रहेंगे क्या, ये बोतल जिसका मैंने उदाहरण दिया हमेशा रहेगा क्या, मतलब मिथ्या है। जो नष्ट हो जाए वह क्या है, मिथ्या है। जो कभी नष्ट ना हो वही क्या है, सत्य है। तो प्रत्येक जगत का नकल है संसार और संसार की वस्तुएं, और उस वस्तु की नकल क्या है, कला जगत।
चाहे इसकी पेंटिंग बना लो, चाहे मूर्ति बना लो, मैं खड़ा हूं, मेरा आप चित्र बना लो, मेरे आप मूर्ति बना लो, यह सब क्या है, मेरी नकल है। और मैं स्वयं किसकी नकल हूं, प्रत्यय जगत की नकल हूं। मतलब कला जगत क्या है, नकल की नकल है कि नहीं? या फिर अनुकरण का क्या है, अनुकरण है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सीधे साहित्य के स्तर पर समझना चाहते हैं, पर ये दर्शन से आया है। तो प्रत्येक जगत ब्रह्मा द्वारा निर्मित जगत, ईश्वर द्वारा निर्मित जगत, इसलिए वह क्या है, सत्य है। और उस तमाम जगत की नकल से क्या बना है, संसार और संसार की वस्तुएं। कवि, कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार सब उस जगत की क्या करते हैं, नकल करते हैं। किस जगत की नकल, जो स्वयं नकल है। तो अनुकरण का क्या है, ये अनुकरण है। तो ये तो सत्य से दुगुना दूर है कि नहीं? और ये उस सत्य से भी दूर है। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि कवि, कलाकार सत्य से 3 गुना दूरी पे है। समझ में आया? कितने गुना दूरी पे है, 3 गुना दूरी पर है, क्योंकि वो क्या है, अनुकरण का अनुकरण है, नकल का क्या है, नकल है। कवि क्या करेगा, बॉटल पर, मनुष्य पर, नदी पर, पर्वत पर, झरने पर कविता लिखेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कवि की कविता पढ़ते ही आप झरने में नहा लेंगे क्या? उस कवि की कविता में जिस झरने का वर्णन है, जिस नदी का वर्णन है, पहाड़ का, उसको आप छू सकते हैं? केवल भाव जगत में है ना, वास्तविक जगत है क्या? और जिसको कवि वास्तविक मान रहा है वह स्वयं क्या है, वह स्वयं नकल है, वह स्वयं अनुकरण है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि कवि या जो काव्य है वो सत्य से 3 गुना दूरी पर है। और चूंकि ये सत्य से तिगुना दूर है, यह लोगों को भ्रम में डालता है, धोखे में डालता है, ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है जो वास्तव में सत्य से 3 गुने की दूरी पर है। तो कवि समाज को क्या करता है, बरगलाने का काम करता है, मतिभ्रष्ट करता है, वो भावनाओं में लोगों को बहा देता है, वास्तविक जगत से हमको दूर ले जाता है, ईश्वर से दूर ले जाता है। तो यह है प्लेटो का प्रत्ययवाद या फिर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। अभी इनके शिष्य आएंगे अगली क्लासेस में, जिनका नाम है अरस्तु। ठीक है, वो इसी अनुकरण सिद्धांत को फिर व्यक्त करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। कहते हैं कि प्लेटो की दृष्टि ऊपर की ओर थी। प्लेटो हमेशा कहां देखते थे, ऊपर। ऊपर मतलब प्रत्यय जगत। प्लेटो के अनुसार सत्य क्या है, प्रत्यय जगत। और अरस्तु की दृष्टि नीचे की ओर थी। उन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन दोनों गुरु शिष्य में है ना। देखिए, शिष्य होने का मतलब ये नहीं कि अपने गुरु को आंख बंद करके फॉलो करना है। आप अपने गुरु के विचार का भी खंडन करके एक बेहतर विचार रख सकते हो। इसीलिए तो प्लेटो प्लेटो है या अरस्तु अरस्तु है। अगर वो प्लेटो की बात कोई दोहराते तो उनका इतना बड़ा नाम होता क्या। और प्लेटो स्वयं जिसके शिष्य हैं, सुकरात, वो भी बहुत बड़े दार्शनिक हुए। मतलब परंपरा देखिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और अरस्तु के बाद जो अरस्तु के शिष्य हुए कौन थे, चंद्रगुप्त पढ़े ना आप लोग चंद्रगुप्त में एक संवाद आता है कि यह सिकंदर और चंद्रगुप्त की का युद्ध नहीं है, यह वास्तव में चाणक्य और अरस्तु का युद्ध है। 2 मस्तिष्क लड़ रहे हैं, है ना। तो सुकरात ने प्लेटो दिया, प्लेटो ने अरस्तु दिया, और अरस्तु ने क्या दिया, सिकंदर दिया। क्यों? कल ही संयोग से एक वीडियो देखा मैंने, एक जो हमारे जूनियर है अंकित भाई, उनके स्टेटस में था। उसमें उन्होंने, दिव्य कीर्ति सर का वीडियो है, दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि यदि मैं बनना चाहूं तो मैं प्लेटो बनूंगा, मैं सुकरात जैसा नहीं बनूंगा। क्योंकि प्लेटो सब कुछ जानते हुए भी, अरस्तु जैसा नहीं बनूंगा, सॉरी, प्लेटो सब कुछ जानते हुए बहुत विनम्र है। प्लेटो ने कई किताबें लिखी और प्लेटो के किताब में कहीं भी ये नहीं है कि यह मैं कह रहा हूं। प्लेटो की किताब में सारे संवाद, सारे विचार सुकरात के नाम पर है कि सुकरात ने ऐसा कहा था। सुकरात चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे सुकरात ऐसा कहते हैं। और कहीं कुछ है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत जोड़ रहा हूं, मेरा कुछ नया नहीं है। इतने विनम्र थे कौन, प्लेटो। और उनके शिष्य हैं अरस्तु, वो हर जगह अपने गुरु की बात को काटते हैं, खंडन करते हैं, और मेरे अनुसार ऐसा, मेरे अनुसार वैसा, ये वो ऐसा। तो प्लेटो नम्र है, अरस्तु क्या है, आक्रामक है। इसलिए दिव्यकीर्ति सर की ही बात को मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए जो अरस्तु का शिष्य है वो कोई विचारक नहीं हुआ। आक्रामक व्यक्ति का शिष्य क्या होगा, आक्रामक होगा। वह कौन हुआ, सिकंदर हुआ, जिसने विश्व को जीतने का सपना देखा,
जिसने युद्ध लड़े, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो खैर वापस लौटते हैं हम लोग। तो प्लेटो की दृष्टि प्रत्येक की ओर थी, हर चीज को वो ऊपर देखता था और बोलता था संसार उसका नकल है। शंकराचार्य भी ये कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो संसार मिथ्या है, ये भारतीय दर्शन में भी है, ये पाश्चात्य दर्शन में भी है। लेकिन प्लेटो एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं संसार तो मिथ्या है ही, ये जो कवि कलाकार है जिसका नकल कर रहे हैं वो लोग और ज्यादा सत्य से दूर हैं, 3 गुने की दूरी पर है, क्योंकि वो नकल की नकल करते हैं, वो भावनाओं की बात करते हैं, वो वास्तविकता का चित्रण नहीं करते हैं। और जो वास्तविक जगत का वर्णन नहीं करते, जो सत्य का वर्णन नहीं करता, समाज में उसकी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कवि कलाकार सबको समाज से क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। प्लेटो की दृष्टि है एक तो प्रत्ययवाद से प्रभावित है, तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है। इसके अलावा प्लेटो की दृष्टि है उपयोगितावादी। उपयोगितावादी मतलब जो चीज उपयोगी है वही समाज में मूल्यवान है। मतलब कि उनके अनुसार एक मजदूर, कारखाने में काम करने वाला, खेत में काम करने वाला श्रमिक, वो कवि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो देश की तरक्की में, जीडीपी में योगदान दे रहा है। लेकिन कवि क्या कर रहा है, लोगों को कविता सुना सुना कर भावनाओं को क्या कर रहा है, उनके बढ़ा रहा है, वासनाओं को, विषय वासनाओं को बढ़ा रहा है। तो ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो ये समाज शास्त्र के दृष्टि से, राजनीति के दृष्टि से साहित्य का क्या कर रहे हैं, या कवि का, कलाकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, बाह्य मानदंडों से मूल्यांकन कर रहे हैं। कविता को, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। इसका बड़ा कारण वही है जो शुरू में मैंने बताया, एथेंस और स्पार्टा का युद्ध, एथेंस की बुरी तरह पराजय। और प्लेटो को लगता है कि कवि समाज में कोई उपयोगितापूर्ण काम नहीं करते हैं। तो ये प्लेटो का मूल काव्य चिंतन है। अनुकरण सिद्धांत भी कह सकते हैं प्लेटो का, या प्लेटो का प्रत्ययवाद भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो मानते हैं कि जो काव्य सृजन होता है वह दैविक प्रक्रिया है। कवियों में क्या होता है प्लेटो के अनुसार, दिव्य पागलपन। हालांकि प्लेटो की इस बात से मैं भी सहमत हूं। प्लेटो कहते हैं कि कवि स्वयं रचना नहीं करता है, उसको जो रचना की देवी है, ज्ञान की देवी है या कला की देवी है, वो रचना करवाती है। दिव्य पागलपन होता है, मतलब कवि सामान्य मनस्थिति का मनुष्य नहीं होता है। हम सब, आप सबके जीवन में घटनाएं होती है, पर क्या हर कोई उस घटना पर कोई कविता, साहित्य, उपन्यास लिख सकता है? तो वो कहते हैं दैवीय प्रेरणा, दिव्य पागलपन, डिवाइन इंसैनिटी जब आती है तब व्यक्ति क्या बनता है, रचनाकार। मतलब उसके खुद के शब्द नहीं है। तो प्लेटो के अनुसार जो काव्य सृजन प्रक्रिया है वो एक दैवी प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य मात्र क्या है, माध्यम बनता है, लेकिन वो स्वयं के विचार नहीं है। तो प्लेटो की ये 2 महत्वपूर्ण विचार है। एक तो ये कि प्रत्ययवाद, कवि या जो कलाकार है सत्य से 3 गुना दूर होते हैं, प्लस जो काव्य की प्रक्रिया है वो दैवीय प्रक्रिया है। कवि में दिव्य पागलपन होता है, या दैवीय प्रेरणा से वो क्या करता है, रचना करता है। उसका स्वयं के मस्तिष्क पर, विवेक पर नियंत्रण नहीं रहता। तो कहता है जो चीज बिना मानसिक नियंत्रण के लिखी जाए तो वो चीज समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। उस पर भावनाओं का नियंत्रण होता है, और वो भी स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, ईश्वरीय नियंत्रण होता है। तो इस चीज का कोई महत्व नहीं है। ऐसा करके प्लेटो ने काव्य पर, कला पर, संगीत पर, साहित्य पर आक्षेप लगाए हैं। उनके अनुसार वही, मतलब एक ये कहते हैं कि एक विचार ये भी कि जो अनुकरण का अनुकरण होने के कारण ही केवल विरोध नहीं है, बल्कि प्लेटो के विरोध का मूल कारण क्या है कि ये समाज के लिए विशेष तौर पर उपयोगी नहीं है। एक तो नकल का नकल होने के कारण सत्य से दूर है, लेकिन प्लेटो फिर भी उसको स्वीकार कर लेते यदि जो कला है, साहित्य है, वो समाज में लोगों को क्या करते, प्रेरित करते, जागृत करते। पर ज्यादातर प्रेम गीत, प्रेम कथाएं लिखी जाती है, वो लोगों की भावनाओं को, वासनाओं को भड़काते हैं, और लोग अपने मूल कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, दूसरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए प्लेटो कला का, साहित्य का विरोध करते हैं। ये प्लेटो का प्रत्ययवाद, प्लेटो का काव्य चिंतन है। तो इतना सही है, शॉर्ट में समझ गए आप लोग? तो ठीक है। और अभी यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, तो उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत संभावना है कि प्रत्ययवाद पे एक प्रश्न आ जाए। ठीक है, अगली क्लास में हम इनके शिष्य रस्तों के बारे में समझेंगे। ठीक है, नंदिनी क्लियर हुआ प्रत्ययवाद, है ना? तो ये है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।